सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कल अपन ने यानी राजनीति विज्ञान कक्षा 12th का कल अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था शक्ति, और आज हम पढ़ेंगे सत्ता और वैधता। सत्ता और वैधता। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम ऐड करवा लिया है, धन्यवाद के पात्र हैं, हार्दिक आभार उनका। और जिन विद्यार्थियों ने यानी कक्षा 10, 11 और 12 ये विद्यार्थी यानी 10वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी, 11th क्लास के विद्यार्थी भी अपना नाम है व्हाट्सएप पर या जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, तो जो ही लेसन अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके पास आ जाता है। और ऑनलाइन कक्षाओं में हम 5000 विद्यार्थियों पर जो ऑनलाइन यानी जो अपनी जो लाइव कक्षा का आयोजन होगा उसमें भी आप सहभागी होंगे। विद्यार्थियों को वर्ष के अंत में PDF और अन्य जो नोट्स है वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम पहला पाठ, इससे पहले अपन ये पढ़ चुके हैं, न्याय पढ़ चुके हैं, शक्ति, सत्ता, वैधता, इसके अंतर्गत शक्ति को अपन ने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे सत्ता और वैधता क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है इसमें, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। देखिए, सत्ता और वैधता के अंतर्गत सबसे पहली बात है सत्ता। सत्ता क्या है? प्राचीन मध्यकालीन, अब उसकी भूमिका जब आप लिखेंगे आपके प्रश्न आ जाता है कि सत्ता क्या है, तब आप क्या लिखेंगे कि प्राचीन मध्यकालीन राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में या शासन में शक्ति अपरिहार्य अवधारणा थी। शक्ति, ठीक उसी प्रकार राजतंत्रीय शासन में शक्ति है वो अपरिहार्य अवधारणा थी, या एक अपरिहार्य हथियार हम कह सकते हैं, अपरिहार्य साधना कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्तमान लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जिसके हाथ में सत्ता है वही सब कुछ है। तो सत्ता की परिभाषा यदि हम देखें, परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए, सत्ता को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, सत्ता क्या है, इसके बारे में यदि हम परिभाषित करें तो सत्ता की परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता का अर्थ है कि उसके गुणों के कारण या उसके आदेशों को सही मान करके और लोग उसकी पालना करते हैं, वो सत्ता होती है। जैसे मान लो एक गुंडा या डकैत जो होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना एक शक्ति है, बल है। गुंडा अपनी शक्ति के बल पर अपने आज्ञाओं का पालन करवा सकता है, लेकिन एक यातायात चौराहे पर खड़ा एक सिपाही अपने संकेतों की पालना करवाता है तो वो सत्ता है। अर्थात उसके पास सत्ता है जिसके माध्यम से वह अपने संकेत करता है और लोग उसके संकेतों के निर्देशों की यानी स्वयं पालना करते हैं। देखिए, और परिभाषाएं दो विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी है। वायरस्टैंड ने क्या परिभाषा दी है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता क्या है? शक्ति का प्रयोग जो है वो सत्ता के माध्यम से ही हो सकता है। जिसके पास सत्ता होगी वह अपनी शक्ति का अच्छा प्रयोग कर सकता है। हेनरी फयोल क्या लिखते हैं? हेनरी फयोल लिखते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालना करवाने की शक्ति है। सत्ता के पास आदेश देने का अधिकार होता है और उस आदेश को पालन करवाने की शक्ति भी होती है। अर्थात सत्ता के पास आदेश और शक्ति दोनों होते हैं। अब सत्ता पालन के आधार क्या है? देखिए, सत्ता पालन के आधार, पहली बात है विश्वास। सत्ता की पालना विश्वास के आधार पर होती है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास जितना गहरा और आत्मीय होगा, पालना उतनी ही सरलता से होगी। सत्ता पालना के आधार है ये, पहला विश्वास। दूसरा है एकरूपता। विचार और आदर्शों की एकरूपता सत्ता का महत्वपूर्ण रूप है।
विचार और आदर्शों की एक रूपता। आदर्श और विचार दोनों एक रूप होते हैं, अर्थात मनुष्य का कथनी और करनी जब समान होती है तो वह एक महत्वपूर्ण सत्ता का रूप है। एक रूपता से स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसके विचारों में और उसके आदर्शों में जब एकरूपता होती है तो आज्ञा पालन की स्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। एकरूपता के आधार और इसके अलावा है सत्ता पालन का आधार है लोकहित। जब हम लोकहित में कार्य करते हैं तो लोग उन आदेशों को, उन निर्देशों की पालना करते हैं। लोक कल्याण सत्ता की पालना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकांश कानूनों की पालना दंड के भय से नहीं, भावना के कारण होती है। लोग भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। भावनात्मक रूप से जब लोग जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर सत्ता की पालना आत्मीय स्वभाव से होने लग जाती है। चौथी बात है दबाव। दबाव और शक्ति भी सत्ता पालन में सहायक सिद्ध होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अन्य आधारों के अतिरिक्त दमन और दबाव की भाषाएं समझते हैं, दमन और दबाव से ही काम करते हैं। इसलिए एक दबाव जो है ये भी सत्ता पालन का एक आधार है। तो ये चार जो आधार है ये आपको बताएंगे, ये आपको याद करने हैं सत्ता पालन के। सत्ता कितने रूपों की होती है, सत्ता के रूप क्या क्या है? मैक्स वेबर ने सत्ता के रूप बताए हैं। मैक्स वेबर के अनुसार पहली उन्होंने बताई है कि परंपरागत सत्ता, अर्थात परंपरा और इतिहास के आधार पर सत्ता का प्रयोग परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आता है। परंपरा और इतिहास के आधार पर यानी सत्ता है वो वंशानुगत चलना। जैसे वंश परंपरा के अनुसार चलने वाले क्रम में परिवार में वृद्ध जन द्वारा सत्ता का प्रयोग इसका उदाहरण। जैसे हम देखते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है, वृद्ध आदमी होता है, उसके पास में संपूर्ण परिवार की सत्ता होती है। पूरा परिवार कुटुंब जो होता है वह उस परिवार के सदस्य जो है वो उसकी आज्ञाओं का, उसके निर्देशों की पालना करते हैं। तो वो एक परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आता है। तो सत्ता का एक पहला रूप है परंपरागत सत्ता। दूसरा है करिश्माई सत्ता। करिश्माई मतलब चमत्कारिक सत्ता, जिसको हम कह सकते हैं चमत्कारिक सत्ता। जब किसी शख्सियत के व्यक्तिगत गुणों में चमत्कार के आधार पर उसे सत्तासीन किया जाता है, उसके निर्देशों की पालना की जाती है, उनके इशारे पर बृहत्तम त्याग करने को लोग तत्पर रहते हैं, तब वो करिश्माई सत्ता होती है। अर्थात उनका व्यक्तिगत करिश्मा होता है, उनके गुण होते हैं। जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, वाजपेयी, ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। अर्थात उनका व्यक्तित्व, उनकी करनी और कथनी इतनी आदर्श थी कि लोग उनका स्वतः ही उनके निर्देशों की, उनके आचरण की पालना करते थे, उनके आचरण को अपने स्वभाव में उतारने का प्रयास करते थे। तो ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। तीसरा है आपके कानूनी तर्क संगत सत्ता। जब कोई व्यक्ति कानूनन पद प्राप्त करके और उस पद में निहित सत्ता का उपयोग करते हैं तो कानूनी तर्क संगत सत्ता होती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति शिक्षक है, कलेक्टर है, प्रधानमंत्री है या कोई अन्य ओहदेदार है, अन्य प्रकार की जो उसके पास पद है, और उस पद में जो सत्ता निहित है, उस पद में जो शक्ति है, उस पद का जो अधिकार है और उन अधिकारों का पालन करता है, तब वह कानूनी तर्क संगत सत्ता के अंतर्गत आती है। यानी एक शिक्षक जैसे अपने सत्ता के आधार पर शिष्यों को पढ़ाना या अपने अधिकारों का उपयोग करना। एक कलेक्टर जो होता है वो संपूर्ण जिले का शासन करता है, संपूर्ण जिले की शक्तियां उसके हाथ में होती है। तो इसका अर्थ है कि वह कानूनन सत्ता का अधिकारी है। प्रधानमंत्री, जिसे यहाँ के जो एमएलए जो एमपी होते हैं वो चुन करके और उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, और उसके पास जो शक्तियाँ होती है वो कानूनन तर्क संगत सत्ता के अंतर्गत ही आती है। जब कानूनी और करिश्माई सत्ता एक साथ हो जाती है, कानूनन उसके पास है ही, उसके साथ साथ जब वो सत्ता पर बैठने वाला व्यक्ति भी, शख्सियत जो है वो करिश्माई है, तो सबसे आदर्श सत्ता होती है। क्योंकि करिश्माई सत्ता का जो अधिकारी होता है या करिश्माई सत्ता पर बैठने वाला जो सत्तासीन होता है, उस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होते हैं, वो आदर्श होता है और उसके पास कानूनन भी होता है। तो इसका अर्थ है कि जब कानूनी और करिश्माई सत्ता एक साथ हो जाती है तो एक आदर्श सत्ता की व्युत्पत्ति होती है। इस प्रकार सत्ता के अभाव में देश या समाज
की कल्पना नहीं की जा सकती। जब सत्ता नहीं है तो देश या समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सत्ता को देश के संवैधानिक कानून, संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं व नैतिक कर्तव्यों से मर्यादित किया जाता है। सत्ता जो होती है उसे संवैधानिक कानून, संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं और नैतिक कर्तव्यों के आधार पर मर्यादित भी किया जाता है। तो ये थी सत्ता। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेदता, और ये तीसरा बिंदु है, दूसरा पार्ट अपने क्लियर होने जा रहा है। वेदता शब्द की उत्पत्ति लेजिटिम्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कानून सम्मत या वैधानिक। जिसका अर्थ होता है कानून सम्मत या वैधानिक। प्लेटो ने न्याय द्वारा तो अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता सिद्ध की है। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी राजा के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। इन सभी में राजा के अधिकार, राजा के कर्तव्य, प्रजा के अधिकार, प्रजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती है, उन सभी व्यवस्थाओं का वर्णन इनमें मिलता है। तो ये प्राचीन काल से शासन व्यवस्था या सत्ता के बारे में पढ़ते आए हैं। वेदता जो है या कानून सम्मत जो है, उसे प्राप्त करने के साधन क्या है? आधुनिक लोकतंत्र में जनता की सहभागिता ही वेदता का प्रमाण माना गया है। वेदता का प्रमाण क्या है? जनता की सहभागिता, अर्थात जनता उसके साथ है, जनता की उसमें भागीदारी। यदि किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब सत्ता अधिक समय तक नहीं रह सकती। जब लोगों का साथ उसके साथ नहीं है, लोगों की भागीदारी, सहभागिता उनके साथ नहीं है, तो सत्ता है वो अधिक समय तक नहीं टिक सकती। मतदान, जनमत और संचार के साधन और राष्ट्रवाद, ये सत्ता प्राप्ति के साधन है। सत्ता प्राप्ति के साधन मतदान, जनमत, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। यानी मतदान के माध्यम से मतदान करवा के जिसके पक्ष में अधिक मतदान होते हैं वह यानी सत्ता प्राप्ति का हकदार होता है। जनमत करवाया जाता है। जनमत और जनता का मत, संचार के जो साधन होते हैं उनके आधार पर, और राष्ट्रवाद जो है, ये सभी सत्ता प्राप्ति के साधन है। थॉमस ग्रीन ने कहा था, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। अर्थात राज्य का आधार क्या है? इच्छा है, शक्ति नहीं, इच्छा राज्य का आधार है। वेदता जो होती है उसे प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से? एक तो नवीन समूह का राजनीति में प्रवेश। वेदता जो होती है, जब नया समूह राजनीति में प्रवेश करता है तो वह अपने साथ कुछ नियम, उपनियम और अपने संस्कार लेकर के आता है, और वह उन संस्कारों के आधार पर उस वेदता को प्रभावित करता है। अति महत्वाकांक्षाएं, जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है तो वह वेदता को नैतिक और अनैतिक तरीकों से भी प्रभावित करता है। शक्ति और सत्ता, ये दोनों वेदता को प्रभावित करते हैं। यानी जिसके पास शक्ति होती है तो वह शक्ति के माध्यम से अपना बल प्रयोग करता है, या अपनी सत्ता जो होती है और सत्ता के आधार पर, या अपनी सत्ता को लोगों पर, अपने नियमों को, अपनी अवधारणाओं को, अपने कंसेप्ट को थोपने का प्रयास करता है। तो ये वेदता को प्रभावित करने वाले तीन तत्व है: शक्ति और सत्ता, अति महत्वाकांक्षाएं, नवीन समूह का राजनीति में प्रवेश। ये था आपके दूसरा पार्ट जो कि क्लियर हुआ आज, और अगला पार्ट शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों से एक बार और अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी अति शीघ्र इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपना अध्ययन और अधिक गति से बढ़ सके। हम चारों विषयों का, यानी इंग्लिश 10वीं 12वीं और हिंदी अनिवार्य 11th 12th, हिंदी साहित्य 11th 12th, राजनीति विज्ञान 12th कक्षा, इन सभी चारों विषयों का बहुत ही अच्छा अध्ययन कर सकें। तो अगले वीडियो के इंतज़ार में। जय हिंद।